कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कह दिया है कि महागठबंधन का सीएम अभी तय नहीं है, सीएम फेस तय नहीं है। और इसके साथ ही बिहार में ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। आरजेडी और कांग्रेस के बीच वाकई सब कुछ ठीक नहीं है। ये चर्चा तो चलती रहती है कि कांग्रेस अलग लड़ सकती है। कन्हैया कुमार कहते हैं कि भाई बूथ बूथ गांव गांव तक हमको अपना संगठन खड़ा करना है कि कल को ऐसी स्थिति आती है कि अलग लड़ना पड़े तो हम लड़ सकें। ये सब बातें चली रही थी। अब सीएम फेस में भी मामला फंस गया है, तो इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको ये बताएंगे कि तेजस्वी ने कल जो भाषण दिया विधानसभा में, उसमें उन्होंने कांग्रेस को कैसे लपेटा, ये भी आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, हम लोग लगातार ये चर्चा कर ही रहे हैं कि कैसे आरजेडी और कांग्रेस के बीच कुछ कुछ खटपट चल रही, जो कि चलती भी है। भाई अब चुनाव आने वाला है तो आने वाले वक्त में सीटों का बंटवारा होना है, तो उसके लिए एक प्रेशर पॉलिटिक्स होगी, दबाव बनाया जाएगा, सब कुछ चलेगा। मगर इस बीच ये जो बयान आया है, कम से कम लीडरशिप को लेकर कोई सामंजस्य था, लगता था कि उसको लेकर कोई विवाद नहीं है, ऐसा नजर आता था। पर अब तो इस पर भी विवाद भी लग रहा खड़ा हो गया है कि भाई महागठबंधन का सीएम फेस तय नहीं है, तो तेजस्वी यादव अगर सीएम फेस नहीं तो फिर कौन है? क्या कांग्रेस इससे संदेश देने का प्रयास कर रही है? देखिए, अजीत शर्मा विधायक हैं कांग्रेस के और नेता भी रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि अजीत शर्मा जिस तरह की बात कह रहे हैं उसको हल्के में तो नहीं लिया जा सकता है। कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और लगातार जीतते आ रहे हैं। अजीत शर्मा अभी ये बात कह रहे हैं कि महागठबंधन का सीएम तय नहीं है और महागठबंधन का सीएम तय तब होगा जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे कि महागठबंधन का सीएम कौन होगा। अब ये कौन कह रहा है? अजीत शर्मा कह रहे हैं। अजीत शर्मा कौन है? तो कांग्रेस के विधायक हैं। कांग्रेस की स्थिति बिहार में क्या है? तो महागठबंधन की घटक दल है। अब घटक दल का नेता इस तरह की बात कर रहा हो तो इसका मतलब क्या निकाला जाना चाहिए? देखिए, एक बात बहुत साफ है कि अब कांग्रेस डिफेंसिव नहीं रहना चाहती है, कांग्रेस अब एग्रेसिव रहना चाहती है। कांग्रेस अब ये मैसेज देना नहीं चाह रही है कि हम आरजेडी के भरोसे जी रहे हैं। दरअसल कांग्रेस अपने घटक दलों को मैसेज दे रही है कि मुझे सम्मानित तरीके से लोगे, मेरा साथ चाहिए तो बताओ, नहीं चाहिए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस इस तरीके से पॉस्चरिंग कर रही है। आप देखिए, ये कन्हैया बिहार पहुंचते हैं और बिहार पहुंचने के बाद अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि कांग्रेस को तैयार रहना चाहिए कि वार्ड से लेकर के गांव तक वो अपने संगठन का प्रचार प्रसार करे। कांग्रेस को तैयार रहना चाहिए कि 243 सीटों पर वो अपना उम्मीदवार खड़ी करे तो चुनाव बेहतर ढंग से लड़ा जा सके। और दरअसल ये बात कह रहे हैं कौन? तो कन्हैया कौन है? तो राहुल गांधी के बेहद करीबी नेता माने जाते हैं। और जिस तरीके से आजकल कहा जाता है कि राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं, उसमें कन्हैया की सोच काफी ज्यादा झलकती है। तो ये समझिए कि दरअसल जिस तरीके से कांग्रेस अब एग्रेसिव दिख रही है, उसका मतलब साफ निकाला जा सकता है कि हमें 70 सीट दो और 70 सीट वही दो जो हम चाहें, ना कि तुम वैसी सीटें दे दो जिसमें तुमको लगे कि यहां तो हार निश्चित है, इसलिए कांग्रेस के जिम में मर दो और कहो क्या कि भाई हमने तो कांग्रेस को 70 सीटें दिया था। ये अब नहीं चलेगा। मैं अपने पिछले शो में आपके साथ बता चुका हूं कि 70 में से 45 सीटें ऐसी दी गई थी जहां पिछले 4 चुनाव में महागठबंधन की कभी जीत नहीं हुई और वो सीट कांग्रेस को दे दिया गया। जब चुनावी परिणाम आया तो कहा गया कि हम हारे तो कांग्रेस की वजह से हारे, क्योंकि हमने 70 सीटें कांग्रेस को दे दिया था। कांग्रेस कहती है नहीं, अगर हमारी स्थिति इतनी खराब है तो हमें अकेला छोड़ दो, हम अकेला लड़ लेंगे। और दरअसल कांग्रेस को लग रहा है कि अरे हम नहीं तो तुम भी नहीं, और इसलिए कांग्रेस इस बात पर जोर दे रही है। अब देखिए अजीत शर्मा क्या रहे हैं, जिसकी ज्यादा सीटें होगी उसका मुख्यमंत्री बनेगा। तो क्या अब कांग्रेस को यह भी लग रहा है कि उसकी सीटें आरजेडी से ज्यादा होंगी? क्या ये लग रहा है? इस पे बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने मजे लेने शुरू कर दिए। वो कह रहा है कि यार 21, 22, 23, 30 सीट ये लोग जीतेंगे और उसमें कौन कांग्रेस ज्यादा जीतेगी कि आरजेडी ज्यादा जीतेगी, ये देखने वाली बात होगी। और इसीलिए आपस में रस्साकसी चल रहा है। लेकिन आरजेडी ने घनघोर तरीके से रिएक्ट किया है और आरजेडी ने कहा है कि महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव हैं, इसलिए वो सीएम बनेंगे। इस पे कोई विवाद ही नहीं है। बिहार में
सीएम महागठबंधन जीतता है तो सीएम तेजस्वी यादव ही बनेंगे। अब तक इस पे कोई बहस नहीं थी, ये बहस मुझे लगता है अब शुरू हो नहीं, गई। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जब अल्लाह वरू वहां गए, उन्होंने जिस तरीके से बात की, फिर आप देखिए कन्हैया पहुंचे, हम बी टीम नहीं है, नहीं बी टीम नहीं है, कन्हैया पहुंचे, कन्हैया ने क्या मैसेज दिया, कन्हैया का बिहार जाकर के बोलना अपने आप में बताता है कि अब कांग्रेस डिफेंसिव खेलना नहीं चाहती है। दरअसल मैंने आपको बताया कि कांग्रेस 2029 की तैयारी कर रही है, लोकसभा चुनाव के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। कांग्रेस के भीतर ये सोच बड़ी तेजी से मजबूत हो रही है कि हमारी परेशानी बीजेपी बाद में है, पहले हमारी परेशानी वो घटक दल है जो हमारी कीमत पे राज कर रहे हैं या सत्ता में, तो हमें पहले उनसे निपटना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे हमारे साथ आ जाते हैं लेकिन हमारी ही जड़ खोदते हैं। इसलिए हमें उनको बताना होगा कि तुमको हमारे साथ चलना है। और कांग्रेस जब से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हरा दी है, उसके बाद से कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि हम नहीं तो तुम भी नहीं, इसलिए हमको सीरियसली लो, और नहीं सीरियसली लोगे तो तुम भी गतल खाते में जाने के लिए तैयार हो जाओ। और इसीलिए ये सारी बातें आप सुन रहे हैं कि हम बी टीम नहीं हैं, इसीलिए आप सुन रहे हैं कि हम 243 सीट पर भी लड़ेंगे, इसीलिए आप सुन रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री तेजस्वी नहीं होंगे, महागठबंधन जीतेगी। तो ये क्लियर कट से बिहार में कांग्रेस की पोस्चरिंग है और कांग्रेस मैक्सिमम सीटें चाहती। अब देखिए कांग्रेस के बड़े लीडर हैं अजीत शर्मा, इनका ये बयान है, तो कांग्रेस के और जो तमाम लीडर हैं, जो सेंट्रल लीडरशिप है, उसका कुछ क्या इसको लेकर पक्ष आया क्या अजीत शर्मा के बयान को लेकर? देखिए अभी सेंट्रल लीडरशिप में आप बात करें तो एक तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता कल सुप्रिया श्रीनेत ने तेजस्वी यादव की तारीफ की है, तो दरअसल ये ठंडा गर्म जो चल रहा है, ये लोकल नेता एग्रेसिव हैं, केंद्र में नेता तारीफ वो कर रहे हैं, नीचे आप लोग हल्ला करते हो, ऊपर ठंडा करते हैं। मतलब माहौल बनाते रहिए, मैक्सिमम सीटें लीजिए, वो सीटें लीजिए जो हम जीत सकें, हमारा एक वर्चस्व हो, प्रभाव हो। हमें बिल्कुल वो भिक्षाम देही वाली मुद्रा में नहीं रहना है कि एकदम हम दंडवत हो गए कि माई बाप आपकी मेहरबानी से हम चल रहे हैं। कांग्रेस का ये कॉन्फिडेंस तब से बढ़ा है जब से राहुल गांधी की यात्रा हुई और उसमें लगा कि अल्पसंख्यक हमारी तरफ उम्मीदों से देख रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है मुस्लिम और यादव गठबंधन में भी सेंधमारी हुई है, तो अब कांग्रेस को लग रहा है कि हमें ज़रूरत आरजेडी की है, तो आरजेडी को भी हमारी ज़रूरत है, इसलिए हमें रेस्पेक्टिवली ट्रीट करना होगा। अगर वो रेस्पेक्टिवली ट्रीट नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर वो भी परिणाम भुगतने को तैयार है। बिल्कुल, वो साफ तौर पर जो कम से कम जो लोकल लीडरशिप है उसके भी ये दिखने भी लगा है, जिस तरीके से चाहे कन्हैया हो, चाहे जो प्रभारी बनाए गए हैं वो हों, या आप तमाम कांग्रेस नेता हैं, वो अपनी सुर जो है लाइन लेंथ पिच की बदल चुके हैं। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर, तेजस्वी यादव। ये हम लोकल लीडरशिप की बात कर रहे थे कांग्रेस वालों की, अब तेजस्वी का भी कल भाषण जो था उसकी बड़ी चर्चा भी हो रही है, तमाम उनके समर्थक उसकी तारीफ कर रहे हैं, जो विरोधी हैं वो उसमें कमियां निकाल रहे हैं और लालू यादव के दौर की याद दिला रहे हैं। मगर मैं जानना चाहता हूं कि जो तेजस्वी यादव का भाषण है उसमें कांग्रेस को भी निशाने पर लिया गया, उनको भी लपेटा गया, ये क्या कहानी है? देखिए ये बड़ी दिलचस्प कहानी है, और दरअसल कल तेजस्वी यादव ने जो बात कही है, मुझे लगता है कांग्रेस को उनके पुराने दिनों की याद ताजा करा दी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं 61 से 90 तक, ये जो 61 से 90 का कार्यकाल है, ये 29 साल का कार्यकाल है। उसमें कह रहे हैं कि 29 साल के कार्यकाल में 22 सरकारें बदली और 5 बार राष्ट्रपति शासन रहा। तो अरे भाई 29 साल का कार्यकाल था और 27 साल तक बिहार में सरकार उथल पुथल रही, और उथल पुथल रही तो ये उथल पुथल किसने किया? तो कांग्रेस ने किया, और कांग्रेस ने किया तो उसका परिणाम किसको भुगतना पड़ा? वहां की जनता को भुगतना पड़ा। तो डेवलपमेंट कैसे होता है? 61 से 90 के बीच में ही बिहार रसातल में जा चुका था। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि भाई जो लोग उस समय 61 से 90 के बीच में मलाई चांप रहे थे, ये शब्दावली है तेजस्वी यादव की, जो लोग 61 से 90 के बीच में मलाई चांप रहे थे, वही अब बीजेपी और जेडीयू में जाकर के, या उनके परिजन ही बीजेपी और जेडीयू में जाकर के मलाई चांप रहे हैं। और उसमें वो एक नाम तो ले भी लेते हैं, वो कहते हैं विजय चौधरी जी आप कांग्रेस में थे ना, तब जेडीयू में आए।
तो मतलब समझिए उनका कहना था कि जो लोग कांग्रेस में मलाई चाप रहे थे वो अब बीजेपी जेडीयू में मलाई चाप रहे हैं, या जगन्नाथ मिश्रा, नीतीश उनके मिश्रा का भी तो उन्होंने परिवार नाम के लिया। लोग मलाई चाप रहे हैं। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि 150 सालों से जो सप्रेस सोसाइटी था, जिस शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, ये जो सोसाइटी था, उसको लालू प्रसाद ने अपने टेन्योर में उनका सर ऊंचा किया, उन्हें उनके मुंह में जुबान दी, उनकी ताकत बढ़ाई, वो मेन स्ट्रीम में आए। और जब वो मेन स्ट्रीम में आए और 61 से 90 तक इन लोगों की कोई हैसियत ही नहीं थी, ये मेन स्ट्रीम में थे ही नहीं। तो जब मेन स्ट्रीम में नहीं थे तो ये डेवलपमेंट स्टेट का कैसे होता? उनकी कोई सत्ता में भागीदारी नहीं थी, नौकरी में भागीदारी नहीं थी, कहीं भागीदारी नहीं थी, मुंह छिपाकर रहते थे, उनका आत्मबल बहुत कमजोर था। और ये बढ़ाने का काम किसने किया? तो लालू प्रसाद ने किया। तो दरअसल ये डेवलपमेंट का काम 90 से 2005 के बीच में शुरू हुआ है। इसलिए जो नीतीश कुमार 2005 से पहले की बात करते हैं वो बेकार की बात करते हैं। हालांकि देखिए ये बात बड़ा ही अजीब तरह का है, क्योंकि अगर आप 60 में देखेंगे तो जो राष्ट्रीय साक्षरता दर था, लगभग बिहार का भी साक्षरता दर वही था। लेकिन अब की स्थिति क्या है? और आप पूछ लें कि 90 जब लालू प्रसाद का शासन आया, 90 से 2005 के बीच का साक्षरता दर क्या था, पर व्यक्ति आय क्या हो गया, ये सारा चीज आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आप पाएंगे कि वो साक्षरता दर बराबर था तो वो घट करके काफी कम हो गया। आप प्रति व्यक्ति आय देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो 40% हो गया। तो इस तरह की कई चीजें आप देखेंगे, आपको लगेगा कि किस तरीके से बिहार पिछड़ा है, खासतौर पर 90 से 2005 के बीच में। हालांकि तेजस्वी यादव जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि अगर किसी स्टेट में स्टेबिलिटी नहीं होगा तो वो स्टेट प्रॉस्पेरस कैसे होगा, और कांग्रेस पर ये जिम्मेदारी बनती है। लेकिन लालू प्रसाद ने भी स्टेट के डेवलपमेंट पे कोई ध्यान नहीं दिया, ये सच बात है। और तमाम पैरामीटर्स, इंडिकेटर्स इस बात के गवाह हैं कि उस टेन्योर में इतना बुरा हुआ, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो। आप समझ लीजिए कई एमएलएज मारे गए, और ये जान लीजिए ब्रिज बिहारी प्रसाद उनकी हत्या हुई, दुबे उनकी हत्या हुई, अजीत सरकार उनकी हत्या हुई, छोटन शुक्ला उनकी हत्या हुई, कई सारे, हेमंत शाही उनकी हत्या हुई, नाम कई सारे नरसंहार हुए। ये बात आप जान लीजिए। आईएएस के पूरे परिवार का बलात्कार हुआ, आईएएस का मर्डर हुआ, और ये जान लीजिए 50,000 मर्डर्स हुए 15 साल में, जो कि मतलब जो रिकॉर्डेड है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कितने हजार, 32,000 के आसपास अपहरण हुए। तो ये समझ लीजिए अगर इस तरह की घटना घट रही थी तो कैसे ये कह सकते हैं कि मुंह में जुबान दी, ठीक बात है, आपने लड़ाई किया, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सामाजिक न्याय के लिए आपने लड़ा। लेकिन सामाजिक न्याय के मुद्दे को आगे रख करके किस तरीके से स्टेट को आपने पीछे किया, ये सबको दिखाई पड़ता है। 8 घंटे बिजली आप समझ लीजिए कैपिटल में होता था, ये स्थिति होती थी। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का पलायन होने लगा था, डॉक्टर्स का किडनैपिंग होता था, रमेश चंद्रा न्यूरो सर्जन, सबको पता है। और दूसरे की बात क्यों करें, खुद उनके मामा कह रहे हैं ना कि सीएम हाउस में फिरौती की रकम तय होती थी। तो ये सारी बातें जो कही जाती हैं वो निश्चित तौर पर ये तो तेजस्वी यादव को झेलना पड़ेगा। और ये अभी भी जो उनके विरोधी दल हैं उन पर आरोप लगाते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव इस सब के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं किसको? तो कांग्रेस को। 61 से 90 के बीच में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के हाईकमान वहां लगातार सरकार बदल रहे थे, राष्ट्रपति शासन लगा रहे थे, जिस तरीके से रूल कर रहे थे वो हैरान करने वाला है। पर ये बताइए आज के समय में उनके घटक दल तो कांग्रेस ही है ना, तो क्या वो अपने घटक दल पर ही उंगली उठा रहे हैं? ये एक गंभीर सवाल। बिल्कुल। और थोड़ा सा स्ट्रेटजी भी मैंने, अब जो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि तेजस्वी यादव की जो स्ट्रेटजी है वो भी काफ़ी हद तक चेंज हुई है। जिस तरीके से वो जिन मुद्दों पर घेरे जाते हैं, जो आरजेडी पार्टी घेरी जाती थी, अब वो उसको लेकर एग्रेसिव हो गए हैं। चाहे चारा घोटाला का मसला आप देख लीजिए,
जगन्नाथ मिश्रा को वो घेर रहे थे, नीतीश मिश्रा उनके बेटे पे सवाल खड़े कर रहे थे। अब नीतीश मिश्रा कह रहे हैं कि भाई आप मुझसे बहस कर लो, एक मंच पर आकर मैं सब सवालों के जवाब दे दूंगा, और जो भी मामले थे उन पर जमानत मिल चुकी है। तो इस तरह की बातें कह रहे हैं। तो मैंने देखा जो एक डिफेंसिव मोड रहता था वो एग्रेसिव में बदल गया है। तेजस्वी के भाषणों से वो भी लग रहा था। देखिए, मुझे ये साफ दिखाई पड़ रहा था। कल मैं तेजस्वी के भाषण को सुन करके कई तरीके से हैरान इसलिए हूं कि आप याद करिए, वो सड़कों पर कह रहे थे डीके बोस टैक्स का खुलासा करें, और उसकी चर्चा तक उन्होंने नहीं की। आखिरकार वैसे मुद्दे को वो उठाते जो कि जनता से जुड़ा हुआ मसला है। इस बात को कौन नहीं जानता कि बिहार में अफसरशाही डोमिनेट करता है। तो आखिरकार बिहार में अफसरशाही से आम लोग परेशान हैं, तो तेजस्वी यादव ने सदन में इस मसले को क्यों नहीं उठाया जी? अगर वो राज्यपाल के अभिभाषण के जवाब में वो ये बात कहते कि बिहार किस लिए पीड़ित है, बिहार अगर पिछड़ रहा है तो क्यों पिछड़ रहा है, तमाम इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि पिछड़ रहा है तो क्यों पिछड़ रहा है। अरे तेजस्वी यादव भी आरोप लगाते हैं ना कि लैक ऑफ गवर्नेंस है। लैक ऑफ गवर्नेंस क्यों है? क्योंकि मुख्यमंत्री अचेत है। ये तेजस्वी यादव के शब्द हैं। तो अगर मुख्यमंत्री सरकार नहीं चला रहे हैं, कोई रिटायर्ड अधिकारी सरकार चला रहा है, और फिर वो कहते हैं कौन डीके बॉस कौन है, डीके बोस टैक्स किस तरीके से लेते हैं, अफसरशाही कैसे बेलगाम है, डीजीपी का नहीं चलता है, कौन अफसर है जिससे ईडी बात करती है फिर सरकार बदल जाती है। ये सारे आरोप आप लगाते हैं और आप कहते हैं डीके बोस का टैक्स बिहार में जारी है। तो अरे भाई, कौन है ये डीके बोस, कैसे टैक्स लेते हैं तो आपके पास प्रमाण क्या है? प्रमाण है तो या तो सामने रखिए, उसके बारे में बात करिए, जनता को बताइए कि भाई कौन सरकार चला रहा है, कौन टैक्स ले रहा है, कैसे टैक्स ले रहा है, किस तरीके से बिहार की जनता सफर कर रही है, और इसके लिए प्रमुख तौर से जिम्मेदार कौन है। अगर आप इन तमाम बातों को अगर सामने रखते हैं तो यह माना जाएगा कि आप जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में। आप सड़क में कुछ बोलते हैं, सदन में चुप हो जाते हैं, क्या माना जाए? आपकी चुप्पी के पीछे वजह क्या है? क्या आपने आवाज उठाई, डराया, धमकाया और बीच में कोई मांडोली हो गई, ये मान लिया जाए कि आप फिर चुप हो गए, आपने कुछ बोला ही नहीं, बस एक लाइन बीच में कहीं बोला, कोई रिटायर्ड अधिकारी है? क्या मतलब है इसका? या तो आप किसी पर ब्लेम करना बंद करिए और गैर जिम्मेदाराना बयान देना बंद करिए, और अगर आप वाकई समझते हैं कि बिहार की जनता उससे त्रस्त है तो बतौर विपक्षी आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप बातों को सामने खुल करके रखिए। और सदन के अलावा कोई और जगह कैसे हो सकता है जहां अपनी बातों को नहीं रखा जा सके? सदन के पटल पर अगर आप रखते तो निश्चित तौर पर यह बड़ी बात होती, यह मैसेज जनता के बीच जाती। जनता को लगता कि ब्लॉक से लेकर के कलेक्टेरिएट तक, सेक्रेटेरिएट तक आम लोग परेशान है, तो उसकी वजह क्या है? अफसरशाही हावी है, नेतृत्व की कमी है। जो बात आप कहते हैं ये तेजस्वी यादव के शब्द है, मेरे नहीं है। तो आखिरकार आप सड़क पर कुछ कहते हैं, सदन में कुछ बोलते नहीं है। सदन में आप बोलते क्या हैं? तो 2005 से पहले सब कुछ ठीक था। ये कौन सुनेगा आपकी बात? कौन समझेगा आपकी बात? मुझे नहीं लगता अगर 2005 से पहले की बात आप करेंगे, जितनी मैं राजनीति समझता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इस तरह की बात करेंगे तो एनडीए को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरजेडी फिर से मुंह की खाएगी, महागठबंधन फिर से मुंह की खाएगी, क्योंकि 2005 से पहले की याद ताजा कराएंगे तो यकीन माने जो यंगस्टर्स को याद भी नहीं होगा जो 2000 में पैदा लिए, उनको ये सारी बातें बताई जाएगी, बार बार इस पर चर्चा होगी। और यही तो सम्राट चौधरी चाहते थे कि आप तेजस्वी पे अटैक ना करके आप लालू प्रसाद पे अटैक करें। लालू प्रसाद पे अटैक का मतलब क्या होता है? जंगल राज। लालू प्रसाद पे अटैक का मतलब क्या होता है? चारा घोटाला, सजा याफ्ता, लैंड फॉर जॉब, तरह तरह के आरोप बाहर निकलेंगे। और जब ये बाहर निकलेंगे तो इसकी चर्चा होगी, नौजवान भी जानेंगे, फिर उनको पता चलेगा कि किस तरीके से अपहरण होता था। अपहरण उद्योग बना हुआ था। अभी जो सड़कें हैं वो सड़कें नहीं होती थी, उसमें गड्ढा होता था या गड्ढे में सड़क होती थी। वहां पर एमएलएज मारे जाते थे, आईएएस ऑफिसर की हत्या होती थी, उनकी पत्नी, उनकी मेड, उनकी भतीजी, इन सब का बलात्कार होता था। और ये सब कब होता था? तो उनके शासन में होता था।
इससे कैसे मुंह फिराएंगे? नरसंहारों का दौर चला था, लोग शाम को ही घर लौट जाते थे और अगर देर शाम हो गई तो डर से हालत खराब रहती थी। इन सब बातों का जिक्र अगर करेंगे तेजस्वी, और जिस तरीके से उन्होंने कल किया है, मुझे नहीं लगता कि उनका रणनीतिकार कौन है जो उन्हें उचित सलाह दी है। इससे बचना चाहिए। मैं तो तब ज्यादा खुश होता था जब मैं उनके मुंह से सुनता था A to Z की बात, डेवलपमेंट की बात, टेक्नोलॉजी की बात, तो मुझे लगता था बिहार को एक नया होप मिल रहा है, एक यंग सीएम मिल रहा है, तो उससे बहुत फायदा होगा। लेकिन इस तरह की बात अगर करेंगे तो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। बिल्कुल। तो चर्चा में तो है ही है तेजस्वी यादव का भाषण, और उसको लेकर कई पक्ष हैं, जैसा कि एक पक्ष पंकज जी ने रखा। आपकी क्या राय है, हमें जरूर लिख के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी राग बिहारी में यूं ही हम बिहार की राजनीतिक चर्चाएं आप तक लाते रहेंगे। आज हमने समझने का प्रयास किया है जो बयान आया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनके नेता की तरफ से, कि भाई महागठबंधन का सीएम फेस अभी तय नहीं है, जिसको लेकर अभी तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं लगती थी, तो उस पर भी विवाद खड़ा हो गया है। अब इसका क्या दूरगामी परिणाम होगा ये देखने वाला होगा, हमारी नज़र भी बनी रहेगी। आप तक जो भी अपडेट आएगा हम जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।